जय भारत साथियों, सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भारत, जय संविधान। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। साथियों, आज के इस चर्चा में मुद्दा आज हम थोड़ा पॉलिटिकल लेकर आए हुए हैं। इसमें हम आपके सुझावों को भी जानेंगे और आपसे डायरेक्ट हम जब भी अगर आप कुछ लिखते हैं, कोई भी प्रश्न आपका होता है तो उसके हम उत्तर भी देंगे। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें, डायरेक्ट अगर आप लाइव डिबेट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे इनवाइट करेंगे तो ही हम आपसे लाइव। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को मैं पुनः इस फेसबुक चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शैलेंद्र जी जय भारत, संतोष जी जय भारत, क्षत्रिय राजकिशोर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमो बुद्धाय। कृष्णा जी जय भारत। निवेदन है अधिक से अधिक जुड़ें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि भारत देश की ना सही लेकिन उत्तर प्रदेश की हर मोबाइल पर पहुंचना जरूरी है। क्योंकि साथियों, पिछले 74 सालों से हम आप देश के उत्थान की बात तो कर रहे हैं और वास्तव में 90% लोग ऐसे होंगे देश के अंदर जो वास्तव में भारत देश का सॉल्यूशन चाहते हैं, हर समस्या का समाधान चाहते हैं, दिल और दिमाग से हर व्यक्ति को सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसके लिए मैं किसी को दोष दूं वो ठीक नहीं है, और इसके लिए अगर दोषी की बात करें तो हम और आप ही हैं, क्योंकि हमारा और आपका आना थोड़ा देर से हुआ है। फिलहाल जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है, और अभी भी हम वचनबद्धता, दृढ़ संकल्पता के साथ लेकर के वास्तव में अगर हम अपने उचित मार्ग का अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उन सभी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। साथियों, अपने वक्तव्य में मैं बार बार भगवान बुद्ध का नाम लेता हूं। इसका मुख्य कारण भगवान बुद्ध से जो हमें एनर्जी, जो हमें ऊर्जा, जो हमें मार्गदर्शन मिलता है वह है, और उस मार्ग पर चलकर मुझे लगता है कि भारत देश की हर समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। साथियों, आज के विषय बिंदु की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि आज हमारा देश विनाश के पथ पर है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस देश पर जो हुकूमत रही है वो एक प्रकार से विदेशी कौम की रही है, और उस विदेशी कौम के चलते भारत देश की लगातार समस्याएं बढ़ने के बजाय घटी नहीं हैं, और हम आप आपस में डिवाइड फॉर्म में रहकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वे हमारे को अपना शिकार बनाते आ रहे हैं। वास्तव में अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो आज भारत देश की जो राजनीति है वो बीजेपी और कांग्रेस के जबड़े में
जकड़ चुकी है। जकड़ चुकी इन द सेंस कि वहाँ से निकालना एक आम नागरिक या एक पर्टिकुलर व्यक्ति कह लेते हैं, उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो हर प्रकार से हमारे लिए बहुत से संसाधन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है, मीन्स तन मन धन तीनों चीज़ों की जरूरत हमें होती है। आप देखते होंगे कि प्रायः हमारे देश में, हमारे समाज में या नेचुरल लेवल पर अगर हम बात करें तो हर किसी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। जिसके पास धन नहीं है तो उसके पास तन और दिमाग नहीं है, जिसके पास तन और दिमाग है उसके पास धन नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है साथियों कि पांचों की पांचों उंगलियां हमारे और आपके हाथ की वो बराबर नहीं होती हैं। लेकिन अगर पांचों की पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो वास्तव में मुट्ठी बन जाती हैं, और मुट्ठी अगर बन जाती है तो वास्तव में निश्चित है कि समस्या का समाधान होकर के ही रहेगा। कहने का मेरा मतलब है एकता में बहुत शक्ति है। आप सभी को पता है कि हम लोग जब से बीआरपी से पहले इन लोगों की अगर बात करें थे, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बीआरपी काम कर रही थी, तब हमने बहुत प्रयास किया था आपके समाज में तमाम जिनको बहुजन समाज की बात की जाती है नेताओं को एक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। लेकिन साथियों ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या भारत देश का दुर्भाग्य कहिए या आपका दुर्भाग्य कहिए कि कोई भी नेता एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार नहीं है। यह मैं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ कहूँ या वे बहुत बड़े प्लानर हैं। अगर बहुत बड़े प्लानर होते तो पिछले 74 सालों से जो उनका अनुभव रहा है उसके आधार पर अब तक आपको आपके समाज को मार्गदर्शन मिल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। तो हम और आप कब तक इंतजार करेंगे? अब इंतजार का जो पल है, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। मोस्टली हम उन सभी नए मीन्स युवा साथियों से विनम्र अपील करेंगे कि अब हमें जो है बैठ करके इंतजार नहीं करना है। जो हमारे बुजुर्ग और सीनियर्स हुए हैं उनके भरोसे अगर हम बैठ करके उनको राजनीति का एक तरीके से जो है सॉलिड प्लेटफॉर्म कह लो या कह सकते हैं उनके ऊपर हम राजनीति को या अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ देंगे, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आज का जो समय है वो युवाओं का समय है, बदलते भारत युग का समय है। भारत देश पुनः जो है एक समतुल्य राष्ट्र कह लो, एक जिसको बोलते हैं कि बैलेंस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन भारत में क्रिएट होने जा रही है कि सब कुछ एकदम बैलेंस होगा। अब वो सीमा मीन्स आतताइयों की जो सीमा है, आतताइयों का जो अत्याचार है वो लगभग एंड की कंडीशन पर है, मीन चरम पर है। तो अब हमें और आपको जिम्मेदारी संभाल लेने की जरूरत है। अगर हम और आप जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर भारत देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, देश के अंदर तमाम पार्टियां काम कर रही हैं, बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, तमाम लोग हैं, सबकी अलग अलग पसंद है। लेकिन मैं देखता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी भाई और बंधु उस लेवल पर एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में पार्टी के क्या फीचर होने चाहिए, पार्टी का कौन सा तरीका होना चाहिए, क्या पार्टी के फीचर्स होने चाहिए और किस आधार पे उस पार्टी में जुड़े। मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है बीआरपी को छोड़ करके जो ये बता सके कि हम उसकी पार्टी में क्यों जुड़े। मात्र एक प्रश्न का उत्तर वो देने में सक्षम नहीं है। तो अगर ये सक्षम नहीं है तो वास्तव में वो पार्टी उस लेवल पर नहीं है और हम गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है सफलता आपको मिलेगी। उदाहरण के लिए बीजेपी 4 बार उत्तर प्रदेश में आई है, अखिलेश यादव की सरकार आ गई है 2 से 3 बार, और तमाम अन्य पार्टियां लगातार सरकार बना रही हैं, बदलती जा रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत देश की समस्याओं का समाधान हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम बात वापस लेंगे और घर में बैठ करके अपना बिजनेस, व्यापार और अपने व्यक्तिगत लाइफ को हम जीना चाहेंगे। लेकिन साथियों, जहां देखो वहां पे अत्याचार चरम पर है। इस समस्या का समुचित समाधान मात्र सत्ता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत पहले कह के जा चुके हैं। सत्ता में हमें कैसे पहुंचना है ये बड़ा प्रश्न है। समस्या का समाधान और उत्तर जो है वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान है। लेकिन हम और आप अगर दृढ़ संकल्प ले करके उस मार्ग का अगर अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी।
साथियों, बात ये है कि भारत देश के अंदर हम मीन्स बीआरपी अशोका राज को स्थापित करना चाहती है। अशोका राज का मतलब है वह भारत का स्वर्णिम काल, जहां पर हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पूरा का पूरा भारत देश की जो जीडीपी है वो लगभग 50% हुआ करती थी। और 50% होने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जितना सोना होता है उस सोने का 50% भाग हमारे भारत देश के अंदर हुआ करता था। लोग सोने की थाली में खाते थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, कोई किसी को परेशान पीड़ित नहीं करता था। मीन्स पूरा का पूरा भारत जो है वो बुद्धमय था। बुद्धमय की बात हम किसी धर्म से जोड़कर नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धमय की बात इसलिए हम करना चाहेंगे कि पूरे भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, मानसिक रूप से जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन समस्याओं का निजात पाने के लिए हमें बुद्ध के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। बिना बुद्ध के मार्ग पर आए इस देश के अंदर अमन और शांति स्थापित नहीं हो सकती है। लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे और समस्या का समाधान हम कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। साथियों, हम आते हैं उत्तर प्रदेश की जो करंट राजनीति है। उससे पहले मैं आप लोगों से हिदायत देना चाहूंगा कि भारत देश के अंदर अब वर्तमान सिचुएशन में भारत देश की जो जिम्मेदारी है उसको संभालने के लिए कोई ऐसी भी पार्टी सक्षम नहीं है जो आपको उचित मार्गदर्शन दे पाए। अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो केवल विधायक, सांसद बनना है, मंत्री बनना है एंड सो ऑन, अपना जेब भरना है, बाकी आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा था। साथियों, अखिलेश यादव मीन्स अखिलेश यादव की पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी, अपने आप को मुख्यमंत्री बन चुकी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश के अंदर जितने भी नेता होते हैं वे न जाने कहाँ बिजी रहते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहोगे तो वो संभव नहीं हो जाता। जैसे आपने देखा होगा जब शादी होती है तो ससुराल में दुल्हन आती है तो वो दुल्हन बहुत बिजी रहती है। बिजी का मतलब वो किसी से कोई बात नहीं करेगी, अपना जो है सब कुछ वो मीन्स चेहरा, फेस, एवरीथिंग वो मतलब सीक्रेट रखती है, छुपा के रखती है, चूड़ियां पहन के रखती है, जिसको सीधी सीधी बात ये समझिए, चूड़ियां पहन के रखती है। ऐसे ही आपके देश के नेता हैं। अगर कोई डायरेक्ट बात करना चाहेगा तो वे डायरेक्ट बात अगर करना चाहेगा और हैं तो आप ना अपनी बात उनको रख पाते हैं ना उनके विचार जान पाते हैं। दूर से आप देखेंगे कि नेताजी बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं, नेताजी ये कह रहे हैं, नेताजी वो कह रहे हैं, लेकिन आप नेताजी की वास्तविकता को नहीं समझ पाओगे कि नेता का जो लाइफ स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, जो और क्या वो चाहते हैं वास्तव में खुले मन से। कोई भी नेता ऐसा नहीं है भारत देश के अंदर जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो बाध्य भी नहीं है। फिर भी वो समाज में जाकर के ढोंग पीटता रहता है कि हम इस देश के चौकीदार हैं, हम इस देश के नौकर हैं, हम वास्तव में नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं। लेकिन जब फोन पे बात करने की बात होती है या आपको अपने काम में उनको बनाने की बात होती है या किसी प्रकार के सहयोग की बात आप करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी हालत खराब हो जाती है। तो साथियों, पहला पॉइंट तो ये कि जितने देश के अंदर नेता हैं उनका फोन व्यक्तिगत तौर पे ऑनलाइन 24/7 खुला होना चाहिए। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी प्रकार के सुझाव तो दे सकता है। और आजकल टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी, फोन आ गया है तो फोन आने का मतलब 2 मिनट में अगर फोन करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें एप्लीकेशन लेने की जरूरत है या लाइन में लेने की जरूरत है या किसी प्रकार से जो 100, 200, 400, 500 किलोमीटर हमें पैदल चल करके या ट्रेन में जा करके या किसी अन्य प्रकार से मूव करके जो हमें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत है। जैसा मोदी जी का प्लान था डिजिटल इंडिया बनाने का, तो जब डिजिटल इंडिया बनाने का काम है तो काम भी तो डिजिटल होना चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात। साथियों, देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन होता है वो ये चाहती है कि हम हर वक्त जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे रहे इन प्रकार। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी का मिशन और उद्देश्य ये है कि शोषण करो और शासन करो,
शासक मतलब बने रहो शोषण के बल पे, मतलब दिलों पे राज नहीं करना है, खून पी करके आपका शोषण होगा, ये उनकी पॉलिसी है। नियम कानून तौर तरीका उनके लिए मायने नहीं रखा है, इनके प्रकार उन्हें सत्ता में रहना है, चाहे अपनी बहन बेचनी पड़े, चाहे बेटियां बेचनी पड़े, या किसी और प्रकार के कुकर्मों में शामिल होना पड़े, लेकिन बीजेपी को सत्ता में रहना है, ये बीजेपी का प्लान और योजना होती है। तो साथियों, बीजेपी में बड़े बड़े थिंकर लगे हुए हैं, थिंकर नहीं, आपके हित में नहीं सोचेंगे, कुथिंकर जो कुप्रवृत्ति के लोग हैं और कुथिंक करते हैं। वास्तव में अगर चुनाव आयोग अपने फॉर्म में आ जाए तो इनकी जो सदस्यता है पार्टी की वो रद्द हो जानी चाहिए, लेकिन बेचारा चुनाव आयोग करे क्या, वहां पर भी उनके जमाई राजा बैठे हैं। इधर आजकल जो सिचुएशन देश के अंदर चल रही है, अगर मैं सेना अध्यक्ष होता, मैं प्रेसिडेंट होता, तो अब तक आदेश कर दिया होता तख्ता पलट करने का, 2 मिनट का काम था, हटा करके और यहाँ पर सारा का सारा सेना का कब्जा हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन नहीं, जितने सेना अध्यक्ष बैठे होंगे, जितने जो है मतलब चुनाव आयोग के जो चीफ होंगे, जितने सुप्रीम कोर्ट के चीफ होंगे, या जो कह लो भारत देश के प्रेसिडेंट हैं, जो उनके माध्यम से जा रहे हैं, वो सारे के सारे कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से नौकरी की तरह काम कर रहे हैं। मैं भारत देश के खिलाफ नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। हम सिस्टम जो चल रहा है यहाँ पर, जो एक तरीके का मिली मार जो व्यवस्था चल रही है, हम उसके खिलाफ की बात कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार के वक्तव्य रखने का मतलब किसी भी सम्मानित पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान नहीं करना है, लेकिन हम उनकी कुकृत्यों के चलते उनका अपमान करने को मजबूर हैं, क्योंकि वो अगर बात करें वास्तव में इतने बड़े पद पर रहते हुए भारत देश के इज्जत और आबरू के साथ खेलने का उनका अधिकार नहीं है। वास्तव में जिस दिन देश का असली शासक भारत देश की गद्दी पर बैठेगा, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होगी डायरेक्ट, उसमें कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति आपके फ्रंट पे आ रही है। मैं योगी आदित्यनाथ और मोदी आदित्यनाथ की योजना और प्लान पर डिस्कस करेंगे। साथियों, वर्तमान में मैंने आपको पहले बता दिया कि अखिलेश यादव अपने आप में मुख्यमंत्री मान चुके हैं, और अखिलेश यादव एक व्यक्तिवादी पार्टी का नेता है, मीन्स एक परिवारवाद में लिप्त व्यक्ति है, और उसको ना नीति पता है, ना सिद्धांत पता, ना योजना पता, ना मानवता पता है। अपना पेट भरता और बाहर में गई जनता, इस प्रिंसिपल पर अगला काम कर रहा है। दूसरी बात क्या है, आपके वोट को बरगलाना ही राजनीति है। मैं जान रहा हूं कि आप जो है गलत मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको उचित मार्गदर्शन नहीं करूंगा, फिर भी आपका वोट ले लूंगा। यही आज की वर्तमान राजनीति है। तो साथियों, अभी तक अखिलेश यादव को मुसलमान भाइयों पर बड़ा गर्व हुआ करता था, और इधर आजकल मौर्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि सारे लोग आओ और हमें मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री बनने की भूख जो है अखिलेश यादव को लगातार सताए जा रही है। बेचारा रात भर सो नहीं पाता है, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। अब आप सोचिए कि जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या क्या करेंगे, मतलब समाज सेवा इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है इनके लिए कि बेचारे ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी 2022 में जो इनका सपना है वो पूरा नहीं होने वाला है। साथियों, क्यों नहीं पूरा होने वाला है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करेगा तो क्षणिक वो सफलता तो पा सकता है, लेकिन परमानेंट अपने आप को ना तो संतुष्ट कर पाएगा, ना तो अपने मिशन की प्राप्ति वो कर पाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये हमारा नियम नहीं है। मोदी जिस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं देश के अंदर, ये ज्यादा दिन तो टिकने वाले नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं संविधान बदल देंगे, कुछ लोग बोलते हैं देश को ऐसे कर देंगे। इनके बस की बात ना तो संविधान बदलने की है, ना तो देश को बेच देने की है। बस ये लूट घसोट कर सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, बाकी यह देश इनके बाप की बपौती नहीं है। मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूं, तो आपको इसको लेकर के टेंशन में भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने समय का सदुपयोग करते हुए सही डायरेक्शन में कदम उठाने की जरूरत है। 2022 से भारत देश की क्रांति शुरू होगी। निर्णय आपका, वचन हमारा। हम बार बार कहते हैं साथियों, सत्ता में बड़ी पावर होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह करके चले गए हैं, लेकिन हम लोग, सबसे बड़ी हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम नेता ढंग से चुनना चाहते हैं, ना अपने वोट का सही सदुपयोग करना चाहते हैं।
सही नेता चुनिए, सही वोट का सदुपयोग करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सही नेता कहाँ से बन करके आएगा? मैं आपको पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट बनाना है तो अपने हाथ की जब बनी खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आप रेडीमेड ले करके आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मज़ा आता होगा। मज़ा तो आता होगा कि हाँ पका पकाया मिल गया, लेकिन उसके अंदर क्या है ये कंक्लूड आप नहीं कर पाओगे। और हो सकता है उसके अंदर जहर हो सकता है उसके अंदर ऐसा कुछ हो कि जो आपकी सेहत को खराब कर दे, एंड सो ऑन। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि बीआरपी एक ऐसी फैक्ट्री बन गई है कि जहाँ पे नेताओं को पैदा किया जा रहा है और आपको मिल करके नेता पैदा करना है। हम नेताओं को बाहर से लाएंगे, आयात करेंगे, खरीद करके लाएंगे, गुजरात से आएगा, पंजाब से आएगा, बंगाल से आएगा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश के नेता जो बनने जा रहे हैं वे सिंपल बड़े फ्रेश युवा और सिंपल नागरिक जो देश के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी सरकार में, सपा सरकार में, मायावती सरकार में ये लोग पिछले लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं, जबकि सबसे योग्य और प्रतिभाशाली होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में साथियों बीआरपी आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर लेकर के आई है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत देश के अंदर हमें कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जिसको मैं फॉलो करूं। हम जो है मान्यवर कांसीराम तक आते हैं, कांसीराम की भी कुछ नीतियों से हम सहमत नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक आते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सभी बने संविधान को हम आत्मसात करते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं। अब वो चाहे अनजाने में कर दी हैं या जानबूझ कर दी हैं या आगे प्लान था उससे पहले वे नहीं रहे, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये जो बनाई हुई भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी हम ऐसी कमियां देखते हैं जिसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन साथियों हमें अगर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो अभी तक भगवान बुद्ध में हमने ऐसे कोई कमी ढूंढ नहीं पाए हैं और शायद भविष्य में ना ढूंढ पाए। उधर हमारे महान सम्राट अशोक हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ज्योतिबा फूले हैं, तमाम महापुरुषों ने अपना अथक प्रयास किया इस भारत देश को कुशल नेतृत्व देने में। लेकिन आज भारत देश को कुशल नेतृत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसमें गलती इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की नहीं है। दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति विशेष होता है वो गलती तो करता ही करता है, उसकी आदत होती है। लेकिन हम अच्छे लोग अगर उससे गलती को बार बार स्वीकार करते हैं और सिर्फ चर्चा करते रहते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। तो साथियों मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश यादव अपने आप में जो है मुख्यमंत्री मान चुके हैं। अब बात आती है मुख्यमंत्री मान चुके हैं लेकिन वोट और सपोर्ट उनको मिलने वाला नहीं है। समीकरण में आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का क्या है। उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, स्पेशली मौर्य कुशवाहा साके सैनी समाज, वो इस बार स्वतंत्र नेता चुनने की फिराक में है और उस प्लेटफॉर्म को हम देने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरी बात, यादव वर्ग में, यादव जाति बिरादरी की जो बात कर रहे हैं, बीआरपी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हर जाति बिरादरी का हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोट कर रहे हैं और उन सभी की सहमति से ही कोई काम इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप किसी जाति बिरादरी से बिलोंग करते हैं, आपको नेतृत्व नहीं मिला हुआ है, जैसे तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं उनको नेतृत्व नहीं मिलता, उनको नेता बनने का अधिकार नहीं है, उनको खाली वोट देने का अधिकार है। जैसे एक गांव में अगर एक प्रजापति जी हैं और अकेला घर है प्रजापति का, तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में वे प्रजापति जी कभी भी प्रधान बन सकते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऐसे आपके देश के अंदर तमाम ऐसी जाति बिरादरी के लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उनका ना तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ना तो विधायक होता है, ना सांसद होता है। हर प्रकार से वे बेचारे वंचित हैं और घूम रहे हैं। कोई इधर 2 लात मार रहा है, कोई उधर 2 लात मार रहा है, बेचारे करे तो करें क्या, किससे कहें? यहाँ का पूरा सिस्टम जो है गूंगा और बहरा बन करके बैठा हुआ है। तो बीआरपी ने इन सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान निकाल दिया है। यादवों के लिए भी, मौर्यों के लिए भी, SC ST के लिए भी, मुसलमान भाइयों के लिए भी, अन्य जितनी भी जाति बिरादरियां आपके देश के अंदर हैं, उन सभी का हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और उनको नीचे से बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक बराबर की भागीदारी हम सुनिश्चित करते हैं। इस आधार पे 50% यादव जो है बीआरपी के साथ खड़ा हो जाएगा,
50% मुसलमान बीआरपी के साथ खड़ा हो जाएगा। मैं एवरेज बता रहा हूँ, अगर 100% आ गए भैया, बुद्धि विवेक समय पे खुल गया तो बहुत बढ़िया है, बीजेपी तो एक झटके में यहाँ से गायब। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग इस प्रकार का फॉर्म मेंटेन करने जा रहे हैं कि 50 ना तो 30% जो है हम मेंटेन करेंगे। खैर, मैं अपनी बात छोड़ करके पहले इन पे आता हूं, क्योंकि बीजेपी की नज़र अभी बीआरपी पर नहीं है, इसलिए बीआरपी के लिए फार्मूला वो अभी बना नहीं पाई है और भविष्य में वो बीआरपी का फार्मूला निकाल भी नहीं पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्ध की जो बाण है, बुद्ध की जो मार है, उस मार में या उस बाण का कोई भी काट नहीं होता है और उसी का इस्तेमाल ये लोग किए हैं। लेकिन मार्ग इनका सारा का सारा गलत है, सारा का सारा। जैसे तलवार बुद्ध ने हमें दे दिया कि जाइए बेटा और इस देश की समाज की रक्षा करिएगा, अब हम उस तलवार को ले जा करके देश की रक्षा करनी चाहिए, तो हम उस तलवार से लोगों का गला काट रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने जो संगम शरणम गच्छामि का पालन किया है, बुद्ध के फार्मूले से उसको जा करके ले करके समाज को बचाने का काम ना करके समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और नाम कभी नहीं लेते बुद्ध का, कभी नाम नहीं लेते सम्राट अशोक का, कभी नाम नहीं लेते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जानते क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी महापुरुष और भगवान हैं हमारे, ये सारे के सारे समतावादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं मानव मानव एक समान, भारत देश की यही पहचान। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऊंच नीच गैर बराबरी ये सब जरूरी है, नहीं तो हमारे घर में झाड़ू और पोछा कौन लगाएगा, हमारा गटर कौन साफ करेगा, हमारी नाली कौन साफ करेगा, हमारी गाड़ी कौन साफ करेगा। ये अपनी गाड़ी, अपना नाला, अपना गटर खुद नहीं साफ करेंगे, ये अपना नाली, अपना नाला, अपना गटर, अपने कपड़े वो आपसे धुलवाना चाहते हैं। ये इनकी व्यवस्था है, तो इसको कहते हैं विषमतावादी व्यवस्था। तो जो मैं बता रहा था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो नाव है वो डूबने वाली है 2022 में। वैसे तड़प रहे हैं भाई साहब, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे से नहीं शिकस्त खाएंगे, उनको बीजेपी लपेटने वाली है। बीजेपी कैसे लपेट रही है? बीजेपी के पास 3 सिक्के हैं। पहला सिक्का नंबर 1 ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन उसके लिए बहुत बड़ा सिक्का है। आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे ईवीएम मशीन गलत है, समथिंग ऐसे एप्लीकेशन देते रहो। अभी हमारी बात हुई है तो चुनाव आयोग की डिमांड है कि 1 करोड़ अगर सिग्नेचर हमारे पास आ जाएंगे तो हम ईवीएम मशीन का सोल्यूशन निकाल देंगे। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक लेटर हमारा जारी हुआ है, उस पर अपना नाम, आईडी नंबर समथिंग लिख करके और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो हम कलेक्ट कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों की आईडी हम वहाँ पे अवेलेबल कराएं। उससे पहले ईवीएम मशीन बंद करवाने के लिए हमारी पूरी योजना है। लेकिन बीजेपी जो है वो उसी योजना पे काम कर रही है। बीजेपी उसके लिए ईवीएम उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है और वो लास्ट मोमेंट में इस्तेमाल करती है। रात भर ईवीएम मशीन लूट करके भाग जाते हैं, जहां चाहते वहीं जिता लेते हैं, जहां चाहते वहीं हरा देते हैं। मतलब इनकी मौसी की खेती हो गई है भारत देश की जो राजनीति है। दूसरी बात साथियों, दूसरा जो इनका सिक्का है वो जातीय व्यवस्था। मैंने आपको पहले बताया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीजेपी ने लागू कर दी है। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले भी शायद हमने डिस्कस किया है कि दारू पिलाकर और रुपए दे करके धोखाधड़ी करके कम से कम बीजेपी का 30% का जो वोट है वो फिक्स है। जैसा कि बिहार की बात हो रही थी और बिहार में भी 30% वोट पर भी सरकार बना ली अगले ले, और मायावती ने भी पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि 30% पे सरकार बन जाती है। तो 30% अगर वोट बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी। और वहीं पर जो 70% की मैं बात कर रहा हूं, 70% के वोट में आपके उत्तर प्रदेश में ही 70 पार्टियां काम कर रही हैं। अब 70 पार्टियां अगर काम कर रही हैं तो 70 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 70 भागों में डिवाइड हो जाने का मतलब सभी का हारना तो तय है। बाई चांस ये भी सिक्का अगर बीजेपी का फेल होता है, ये भी सिक्का अगर फेल होता है बीजेपी का, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लागू होगी। वो मोदी एक बार किसी भाषण में बोल रहे थे ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात, तो ये बात तो सत्य है। देखिए, मैं किसी से अलग रहने की बात नहीं कर रहा हूं। हम कह रहे हैं जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी या जो भी संगठन मानव हित में, सर्वलोक हित में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़े, हम उसके साथ जुड़े।
हम उसके पीछे कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन जितने भी संगठन या पार्टी वाले लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर रहे हैं, वे कभी भी हमारे सामने खड़े नहीं होते हैं। उसका मेन कारण हमारी कार्य वर्क जो शैली है या जो हमारी पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता से वो भागते हैं और वो अपनी बात को अपने अंदर छुपा के रखना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में लाना नहीं चाहते हैं। खैर साथियों, इसमें निर्णय आपको लेना है, मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए 70 पार्टियों में 70 भागों में डिवाइड हो रही हैं। 70% आपका वोट है, 70 भागों में डिवाइड हो रही हैं, तो 1-1% वोट मिला। अब उन पार्टियों के नाम गिन लीजिए कौन कौन सी पार्टियां हैं। सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गया, ABCD XYZ गिनते जाएंगे, बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी। भैया भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तो अभी आई है, जल्दी में आई, अभी चुनाव भी पहली बार लड़ने जा रही है, तो सबको तो बार बार आपने देख लिया है, एकदम बेधड़क देख लिया, वोट दे दे करके एकदम खुश भी हो गए, खूब पर्चा बांटे, खूब टिकट बांटे हैं और मिला भी कुछ नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि हम भारत देश की हर समस्या का एजेंडा जो तौर तरीका बन गया है ना, अभी वो बजट आया तो एक पार्टी की मैडम थी कोई, वो बजट पे डिस्कस कर रही थी, लिखे मोदी जी ने ये नहीं डाला, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं। अरे हम कहे भैया ये बजट की चर्चा जो है ना, हम बहुत सुन चुके हैं। जब वो व्यक्ति कंसेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, ये केवल टाइम पास करने का मतलब, एक चोर दूसरे चोर के बारे में, दूसरा चोर तीसरे चोर के बारे में बात कर रहा है और अपना टाइम उसी में व्यतीत कर रहा है कि चलो 5 साल के बाद कहीं ना कहीं 2-4 हाथ और लग जाएगा, अपना काम कर लेंगे। इन सब चीज़ों में हम पढ़ते नहीं भैया। जो बजट आ रहा है वो टोटल का टोटल बजट से हम एग्री नहीं होंगे, अभी हमने पूरा ढंग से देखा नहीं, क्योंकि टीवी चैनल पर भी हम देखते नहीं है, मजबूरी है, जब तक आंखों से पढ़ते नहीं है तब तक कंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि टीवी चैनल पर भी देखना एक तरीके से गुमराह करने की जो सिचुएशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है एनीवे। खैर, तो मेरा निवेदन ये है कि 70% जो वोट है 70 पार्टियों में बट रही है, तो जीतोगे कैसे मुझे बताओ। बीजेपी को अगर हराना है तो आपने अगर एक झटके में 70% वोट बीआरपी के फेवर में अगर आ जाता है तो समस्या का समाधान है साहब। अखिलेश यादव को देख लिया, मायावती को देख लिया, तमाम अन्य लोगों को देख लिया, उत्तर प्रदेश का एक भी कोना हिला नहीं। मुझे नहीं लगा भाई हिला। अगर आपको लग रहा हो तो भाई मुझे भी चलो दिखाओ, थोड़ा मार्गदर्शन करो। और अगर ऐसा हुआ होता तो हमें शायद आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग बीआरपी के फॉर्म में आए हुए हैं तो एक बार हम आप लोगों से बार बार अपील करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और नेताओं में इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। जितने नेता बराबर हारते जा रहे हैं ना, वो लोग करोड़ों में खेलते आ रहे हैं। और बार बार मैंने आपको पहले भी फोकस किया है कि राजनीति बिजनेस का बहुत बढ़िया साधन है। अगर आपको आना है तो आइए हमारी पार्टी में, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर कैसे घोटाले होते हैं, कैसे लोग काम करते हैं। तो हम तो सारी चीज़ें एक्सपोज करने के लिए बैठे, इसलिए हमने अपने चुनाव आयोग में भी हमने एग्रीमेंट के तौर पे दिया, हमारे पास 0 प्रॉपर्टी है और 0 ही रहेगी भविष्य में। हमारे पास एक भी रुपए की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। जो रुपए पैसे आएंगे पार्टी फंड में वो पार्टी के लिए खर्च होंगे। हम एक तरीके से वर्कर की तरह बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं। आज हम थक जाएंगे, कल थक जाएंगे, परसों थक जाएंगे, दूसरा ड्राइवर आकर के उस जिम्मेदारी को संभालेगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कौन कौन ड्राइविंग करना चाहता है। खैर, तो साथियों ये 70% वोट अगर एक फेवर में पड़ता है तो समस्या का समाधान हो गया, एक झटके में सरकार बनेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जितना नेता राजनीतिक होता है उससे कहीं जाता तो जनता राजनीति करने लगी है। वो अपना घर परिवार छोड़ करके वो राजनीति सुबह शाम करती है। राजनीति आपका जब विषय नहीं है तो ऐसी पार्टी को चुनो कि आप परमानेंट राजनीति में डिस्कशन टाइम बेकार ना करके भी राजनीति में आपकी बड़ी भूमिका रहे, तो हमें लगता है कि जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा सिक्का जो बीजेपी का है वो सबसे भयानक सिक्का है साथियों। मैं आपको बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में जो भ्रमण कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। देखिए आजकल सिचुएशन, इस पर मत जाइएगा कि कोई भी व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छा करेगा, मैटर नहीं करता है दोस्तों। जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतनी बड़ी चोरी होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर बैंक लूटना है तो एक अनपढ़ गवार चोर लूट सकता है बैंक को। वो ना तो लॉकर खोल पाएगा, ना जान पाएगा, ना कंप्यूटर सिस्टम से बाकी डाटाज को देख पाएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ है। मतलब हाई लेवल की अगर चोरी करनी है तो चोर का टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ओवैसी महोदय हैं, सुनने में आता है कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा लॉयर है, समथिंग है। लेकिन बिहार में बीजेपी और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई समझिएगा,
हिंदू और मुस्लिम देश के अंदर जो धर्म बना हुआ है, उस धर्म में राजनीति का सबसे बड़ा राम मंदिर तो बन गया। अब इनके पास राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो खत्म हो गया, इनके बस का अब कुछ है नहीं। अब ये दोबारा जो है उस ओवैसी को पिछले 2 इलेक्शन से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी ने बिहार में आकर के बीजेपी को जितवाया है। जैसा कि जनता के बीच में त्राही 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 हो रहा था, बीजेपी हटाओ देश भगाओ, बीजेपी हटाओ देश भगाओ, ये तो आपने देखा होगा। और सभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो सरकार बना ले जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव हार गया। क्यों भैया, मुझे बताओ। एक तरफ तो ईवीएम मशीन और दूसरी तरफ जो है ये जेसीबी मशीन लगा रखा था ओवैसी के नाम वाली। तो यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई उत्तर प्रदेश में फिर से छिड़ने वाली है और इसमें मारकाट भी होगा। जो भाई अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये चीज अपने घर के अंदर ही रखें, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ा रहा है वो वास्तव में हिंदू धर्म को ना मानता है, ना उसे फॉलो करता है, ना उसके तौर तरीके को जानता है। केवल और केवल हिंदू के नाम पे आपको भ्रमित कर रहा है, ऊंट की राजनीति कर रहा है, आपको लड़ा रहा है, आपको मरवा रहा है। सत्ता में बैठने के बाद वही अत्याचार फिर आपके साथ होगा। मैं आपको बता दूं, जितने भी भारत देश के किसान हैं वे सारे के सारे हिंदू हैं। उसके बाद भी एक किसान जो बिल आया हुआ है वो सारे हिंदुओं के खिलाफ है। क्यों बे, आप मेरे को ये बता। एक तरफ तो हिंदू की बात करता, अभी 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ये कहते थे कि जो हिंदुओं के ऊपर ये करेगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढेमका कर दूंगा। इतने दिनों से, पिछले 3 महीने से हिंदू लोग बॉर्डर पे मर रहे हैं, तो तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया और दिखाई भी नहीं देगा। तो साथियों, यहाँ पे बात को समझने की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ जो है अभी मुसलमानों को गाली देना शुरू कर रहे हैं, ट्रायल में हैं, और गाली देते 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 हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये इधर से गाली देंगे, काट डालूंगा, मार डालूंगा, पाकिस्तान, ये तान, वो तान, फलाना तान, ढेमका तान, अच्छा करते करते जब ये चरम पर पहुंच जाएगा तो उधर ओवैसी भी चिल्लाएगा हिंदू कमीने हैं, हिंदू कुत्ते हैं, हिंदू ये हैं, हिंदू वो हैं। बस इसी में आप उलझ जाओगे और जैसे उलझोगे और तैसे इलेक्शन पड़ जाएगा। तो कहोगे भैया हम ओवैसी के पास अगर जाएंगे, ओवैसी की बात मानेंगे तो वास्तव में हम तो देशद्रोही हो गए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात मान लेते हैं तब तो हम राष्ट्रभक्त हो गए। अब यही सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी। इसीलिए बीआरपी निकल के आ रही है कि ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो खाई है ना, ये खत्म कर देना चाहते हैं हम साथियों। इसलिए हमारा हिंदू भाई भी बगल में बैठेगा, मुस्लिम भाई भी बैठेगा बगल में, सिख भी बैठेगा, ईसाई भी बैठेगा, अगला भी बैठेगा, कमजोर भी बैठेगा, अमीर भी बैठेगा, दबा हुआ भी बैठेगा, पढ़ा भी बैठेगा, अनपढ़ भी बैठेगा। हर किसी को बराबर का सम्मान और अधिकार। में भारत देश की वास्तविक पार्टी का अवतरण हो चुका है। अब भटकना आपको नहीं है, ये मेरा आप लोगों से बार बार अपील है। मानता हूं कि हमारे पास योग्यता कम है, हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन भविष्य में अगर आप लोगों के अंदर इतनी योग्यता है तो आप आइए, नेतृत्व करिए। हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम एक ट्रेन को मेंटेन कर रहे हैं जिसमें लगातार जो है योग्य लोगों को प्रमोट किया जाएगा और मौका दिया जाएगा। तो साथियों, ये हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है ये उत्तर प्रदेश में खड़ी होने रही है और 2022 में योगी आदित्यनाथ और मोदी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में बैठकर अपनी हुकूमत जाना चाहते हैं और इस देश को फिर से जो है गुलाम बनाना चाहते हैं या देश की जनता को लगातार परेशान करना चाहते हैं। इसलिए बार बार अगर आपके हाथ से कोई चीज फिसल रही है तो इसमें गलती आपकी है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी टीवी चैनल के किसी भी माहौल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो दिन भर लड़के और लड़कियां चटर पटर करते हैं, मोदी खा करके वो डकार आपके सामने मारते हैं, इन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वास्तविकता ध्यान देने की जरूरत है। आपके एक ऊंट की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है। आप किसी को नहीं दे सकते, अपने भाई भतीजे को बना लीजिए, वो चलेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से संपर्क रखने वाले किसी भी जो है इस प्रकार की पार्टी को सपोर्ट करना, ये देश के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। मैं आपको बता रहा हूं। एक सिक्का और बीजेपी का है आपस। अगर इसमें भी जनता गुमराह होती है,
इसमें भी जनता गुमराह होती है कि थोड़ा सीट इनकी आ गई, थोड़ा सीट उनकी आ गई, थोड़ा सीट उनकी आ गई। तो मायावती जी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करें। तो ये बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब हुआ, मुझे बताइए। 803 सीटों में आधी सीट बीजेपी वाले ले आए, आधी सीट बहन जी लेकर आती हैं मायावती जी। अब दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। कौन सी सरकार? बिहार वाली नीतीश वाली सरकार। नाम तो नीतीश, काम मोदी बाबा का चलता है। तो वैसे यहाँ पे बहन जी बैठी बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगी, और दूसरा जो है ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। ब्राह्मण समाज का मतलब, अब मैं उसमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण अच्छे भी हैं, पार्टी में नहीं बाहर हैं, लेकिन ये जो कह लो कि धूर्त लोगों की जो पार्टी होती है, तो धूर्त लोगों की पार्टी और एक बहुजन समाज की पार्टी दोनों मिलकर के फिर से यहाँ पर आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल तौर तरीका कोरोना पीरियड के चलते, और तमाम सारे इकोनॉमिकली हम लोग पुअर हो चुके हैं, और अब नहे पे दहला अगर कोई मारता है तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए आपको मेंटली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः आश्वस्त हो जाइए। आपके जो प्रश्न हैं, हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का जो है समाधान, हर क्वेश्चन का समाधान, हर समस्या का समाधान हमारे पास है। आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर बात करिए, पार्टी से जुड़िए। कहीं पर आपका अपमान होता है, कहीं पर आपको भागीदारी नहीं मिलती है, कहीं आपके जो है भावनाओं का हनन होता है, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है वो बीआरपी की है। ठीक है, तो भ्रमित अगर होते रहेंगे तो जिंदगी राजनीति करते रहेंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो जीवन सफल लगाते रहे, हमें कोई टेंशन ना है, लेकिन टेंशन ये होगी मरने से पहले हम सोचेंगे कि काश तुमने हमारी बात को मान लिया होता, तब तक समस्या का समाधान होता। लेकिन आपकी गलती हर एक भी पीछे ले जाएगी और आपको तो पीछे ले ही जाएगी। इसलिए निर्णय आपका और बचना हमारा, साथियों। बाकी अगर हमारा आपका निर्णय तालमेल बढ़िया रहता है तो भारत देश के अंदर कितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कितने भी बदमाश हैं, कितने भी बदतमीज लोग हैं, इन सब लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब लेना देना नहीं है तो हमारा देश, आपका देश, सबका देश, भाइयों का देश, माताओं का देश, बहनों का देश, हम लोग मिल करके भारत देश को फिर से सोने की चिड़ी का चांस है। हम और हमारा देश, हम लोग मिलकर बनाएंगे एक बेहतर भारत। बहुत साथियों, आप लोगों की क्वेश्चंस हैं। जय भीम, जय भीम सभी के। हम आप लोगों की क्वेश्चंस के उत्तर देना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार हम जब लाइव थे कई लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे लेकिन उत्तर नहीं दे पाए थे। तो जिन लोगों के प्रश्न हैं वो लाइव बने रहिएगा। 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, 20 साल की जरूरत नहीं है भाई। ये हम लोग दूरदर्शिता में जाते हैं, मानते हैं कि चलते चलते समय लगेगा, लेकिन आप निर्णय लीजिए। समस्या का समाधान बहुत आसान है, उस समस्या का हल हमने ढूंढ लिया है। आप सही कह रहे हैं सर। सोनू नैनवारा बुंदेली हीरो जी, आज भारत देश में 1/3 आबादी युवा है, उसे कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्थान देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। युवाओं से निवेदन है वो फ्रंट पर आए। और मिथिलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरीश जी, रीना मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कांसीराम जी अमर रहे हैं। हाँ, कांसीराम जी अमर रहे हैं, बिल्कुल। कांसीराम जी ने काफ़ी हद तक मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। मायावती जी को नेतृत्व दे करके अकेला मालिकिन बना के चले गए, ये बहुत बड़ी गलती की थी मान्यवर साहब ने। बहुजन समाज पहले ही बढ़ चुका है, नई नई पार्टी बनाकर तुम भी अपना अक्सर पूरी कर लो। ये मिस्टर हरेंद्र कुमार जाटव जी, तो कौन सी ऐसी पार्टी है भैया आपके पास जो हमारी बात का प्रश्न का उत्तर दे दे? तो हमें नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका संपर्क हो बहन जी से तो मेरी बात करवा देना, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और हीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्राट गोविंद मौर्यवंशी जी, जय भारत, जय मौर्यवंश, जय सम्राट अशोक महान, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपके बातों से बिल्कुल सहमत हैं, बहुत बहुत आभार आपका भैया। बहुजन समाज पहले से बढ़ चुका, नई नई पार्टी, ये बेकार की बातें मत करिए, नई नई पार्टी कोसने वाले। अमित सिंह, यही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पागल वाला लड़का है, इसको तमीज नहीं है बात करने का। मनोज कुमार मौर्य, अपनी राजनीति की रोटी तुम सकने आ जाओ।
इतने बेवकूफ़ है समाज में कुछ लोग, अगर कोई दिल लगा के काम करता है ना, मतलब कितना भी अच्छा काम कर लो, है ना, बुद्ध के भी विरोधी पैदा हो गए थे, जबकि बुद्ध ने किसी का बुरा नहीं किया था। तो सुसीम जैसे लोग और जो है क्या कहते हैं देवदत्त जैसे लोग इस देश के अंदर पैदा रहते रहेंगे, और उनके अगर बच्चों को भी आप पढ़ाओगे लिखाओगे ना, तो भी वो कुतर के ही बात करेंगे जब भी करेंगे। खैर, इनको हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये लगातार बने रहेंगे, नहीं तो अच्छे और बुरे लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। HK सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और खैर, विरोध करने वाले भी होने चाहिए, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये अपना तर्क संगति जो क्वेश्चन है वो बनाए रखिए, और जिसको जो अधिकार सम्मान चाहिए, पार्टी में आपका सभी का स्वागत है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जोड़िए, जितनी जल्दी जल्दी लोगों के बीच में आप पहुंचा देंगे पार्टी, उतना ही काम जो है हमारा आसान हो जाएगा। ARD कुशवाहा आग लगा ली, ये मतलब क्या है भैया, समझ नहीं पाए हैं, थोड़ा आप मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। EVM पर क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? EVM पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं जाटव जी कि श्रम है, इनसे बात कीजिएगा, हमने बुलाया हुआ था, ठीक है। ये भाग रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुद्दा अगर RP मौर्य को देंगे तो RP मौर्य हीरो बन जाएगा, इसलिए EVM मशीन पर हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, इधर जो है जितनी भी अन्य पार्टियां हैं कहीं कहीं करप्शन में लिप्त हैं, और जो EVM के खिलाफ जाएगा उसको BJP वाला धरेगा, और इसमें अगर लड़ने की साहस और क्षमता है तो RP मौर्य मीन्स BRP पार्टी की ही है, और वो समय रहते हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों की साथ और सहयोग की मैं विनम्र अपील करता हूँ। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी से पूछिए कि EVM में कितनी बार किया। नहीं, वो घर में बैठ के विरोध कर रही हैं औरेलाल जी, एंड सो ऑन। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है फिर से कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी। और जो है जितने लोग ज्ञानी हैं बिना तमीज़ की बात कर रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा आँख बंद करके अपना मनन और चिंतन कर लें, क्योंकि हमने जो है इस विपरीत परिस्थिति में आपके हमेशा हित की बात करता हूँ, हित की बात ही करता रहूँगा, फिर भी आपको मतलब बुरा लग रहा है तो फिर अब इसकी दवा तो फिर ऊपर जाने के बाद ही हो पाएगी आपको। हम सब लोग मूल निवासी हैं, ये ब्राह्मण विदेशी नहीं। ये मिस्टर रोहित कुमार जी, भारतीय संविधान यहाँ पे सभी को रहने की इजाज़त देता है, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अगर उनकी है ना, तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए यूनाइट एंड रूल की। भगवान बुद्ध ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। यहाँ पर अगर आप आओगे तो मूल निवासी कंसेप्ट में बामन में राम को अगर आप लेते हो या मान्यवर कांसीराम जी को लेते हो, ये कंसेप्ट ही इनका गलत था। सम्राट अशोक महान ने कहा था सब लोग हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, फिर भी यहाँ पर आकर के लोगों ने हमारे देश में बंटवारे की बात कही है। हर समाज में, हर जाति वर्ग में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का मतलब दुष्ट भी हैं, अच्छे भी लोग हैं, तो हमें अच्छे लोगों का साथ लेना है, दुष्ट को बगल करना है, साइड में करना है। ब्राह्मण में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मुस्लिम में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सिख में भी है, और हर किसी जाति बिरादरी में दुष्ट भी लोग हैं। इसलिए हमारी पार्टी का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि जो है हम किसी के साथ भेदभाव करें। पार्टी का रूल एंड रेगुलेशन सर्वलोक हित में है। जो सर्वलोक हित की बात करता है वो पार्टी में आ सकता है, जुड़ सकता है। इस प्रकार से हम भारत देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए तत्पर हैं। आप सभी का पुनः पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपके प्रश्न जो भी माइंड में होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान। अगले टॉपिक में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। 2022 नजदीक है। आपका एक निर्णय भारत देश की, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत देश की